विक्रम सिंह साहब, जो अभी किरण बेदी मैम ने कहा कि हमें लोकल पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग पर काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से टेरर प्लॉटिंग इस माइक्रो लेवल पे जा रहा है, हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। कितना फिजिबल आपको लग रहा है? लक्ष्मण जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। ये व्यवहारिक होने के साथ साथ ये दशकों के साथ ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। और फोर्स मल्टीप्लायर्स में आपके सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स, लाइसेंस दारान, विलेज चौकीदार, बीट सूचना रजिस्टर और बीट सूचना कांस्टेबल और तमाम ऐसे विशेष पुलिस अधिकारी होते हैं जो कि पुलिस एक्ट के अंतर्गत जिनकी नियुक्ति की जाती है। और इस प्रकार की जब सूचनाएं आती हैं, अब जितनी बातें मैडम किरण बेदी जी ने बताई हैं, अगर ये चीजें व्यवस्थित रहती तो कश्मीरी व्यक्तियों का आना, एमोनियम नाइट्रेट का भंडारण का होना, गाड़ी का वहां पे पार्किंग में 4 घंटे तक खड़ा होना, बॉनेट का खुल जाना, उसके बाद रस्सी से बांध देना, ये चीजें डिटेक्ट हो सकती थी। मैं ये कह रहा हूं, जो बहुत अच्छे काम किए। मैडम किरण बेदी ने बिल्कुल सही कहा कि जिस अधिकारी ने इतना बढ़िया काम किया, संदीप चक्रवर्ती ने, उसको बधाई, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बधाई, सारी पुलिस फोर्सेस को बधाई। लेकिन हमेशा हमको अपने जो कर दिया है उसके ऊपर आश्वस्त नहीं होना चाहिए। हम और बेहतर क्या कर सकते थे? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, इसका मूल्यांकन तभी होगा जहां बहुत अच्छे काम हुए और बहुत जानें बचा ली गई। लेकिन अगर हम ये कर लेते, स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब यही है कि हमारे डेडिकेटेड सीसीटीवी, एआई एनेबल्ड, सॉफ्टवेयर एनेबल्ड फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ, तो ये आप समझ सकते थे कि रेड फ्लैग्स कहां पर आ रहे हैं। हमको याद है कि 2500-3000 साल पहले कि हर जगह जहां पे भीड़ भाड़ होती है, कोई एक चीज अनयूजुअल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरोपी, कोई चीज असामान्य, अस्वाभाविक, कोई बहुत ज्यादा, अब आपने देखा 3 टन अमोनियम नाइट्रेट जेब में, ये ब्रीफकेस में तो आएगा नहीं, इसके लिए तो गाड़ियां आई होंगी। मकान का किराएदार आपने रखा, आपने सत्यापन नहीं कराया। इसी तरीके से वाहन का आवागमन, वाहन में AK-47 रखी है। यूनिवर्सिटी की मान्यता, भगवान जाने किस प्रकार से वो मान्यता पा गए, और मान्यता के साथ साथ जितने भी खोटे सिक्के थे उनको अपने यहां नौकरी दे दी। यहां तक कि पिछले वर्ष एक डॉक्टर बर्खास्त हुआ था कश्मीर में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में, वो भी अनुच्छेद 311 में, वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में। तो पुलिस की ये जिम्मेदारी रहती है कि इस तरीके की अवांछनीय गतिविधियों पर निगरानी रखे। और जरा सा कोई मौका आता है तो आज जो अल फलाह यूनिवर्सिटी एक एपी सेंटर अपराध और चरमपंथियों का गढ़ बन गया था, तो ये गढ़ बनने से बच सकता था। तो ये मैडम किरण बेदी बातें बताई, ये व्यवहारिक दशकों से होती रही है। जहां पे इंप्लीमेंटेशन अच्छा है लक्ष्मण जी, वहां पर परिणाम आपके सामने है। जहां इंप्लीमेंटेशन लैक्स है, वहां पर सुधार की जरूरत है। बिल्कुल सुधार की जरूरत है। इसी आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊं, जो किरण बेदी मैम ने भी कहा और आपने भी कहा कि उस एसएसपी को बधाई देना चाहिए जिसने उस पोस्टर को पकड़ा जहां से सारी चीजें निकल कर सामने आई। लेकिन इस बीच ये पोस्टर का सामने आना ये इंटेलिजेंस नहीं था, एक एक्सीडेंटल था, या फिर कहें कि सीसीटीवी कैमरे में दिख गया कहीं पे पोस्टर लग रहा है, क्या है माजरा, चल के देखा जाए, वहां से शुरुआत हुई। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर टेरर के प्लॉटिंग किया जाना, इतने बड़े पैमाने पर 3-3 हजार टन विस्फोटक को इकट्ठा किया जाना और उसमें से बड़ी मात्रा में विस्फोटक को लाल किले तक पहुंचाया जाना, RSN सिंह साहब, ये इंटेलिजेंस इसको पकड़ सकती थी और ज्यादा मुस्तैद रहती तो? जो रेड फोर्ट में मेट्रो स्टेशन के पास जो इंसिडेंट, हालांकि एक मिनट, RSN सिंह साहब को बीच में रोकूंगा। RSN सिंह साहब हमारे वो गेस्ट हैं कि जिस दिन ये दिल्ली में विस्फोट हुआ था तो हम लोग एक शो कर रहे थे, तो उस टाइम इन्होंने कहा कि आतंकी घटना है, तो मैंने उनको इस वक्त रोका था कि अभी तक आतंकी घटना घोषित नहीं हुई है, हम लोग आतंकी घटना कहने से बचे थे। इन्होंने कहा था कि मेरा अनुभव है कि मेरा 99% स्ट्राइक रेट रहता है। उस दिन इन्होंने कह दिया था और आज वाकई में सरकार ने 72 घंटे बाद घोषणा की कि आतंकी घटना है। तो RSN सिंह साहब, आपके अनुभव को एक बार फिर से मैं सलाम करना चाहूंगा, आप अपनी बात शुरू करें। नहीं, अगर मेरे अनुभव से देश की हिफाजत हो तो वो ज्यादा बड़ा उपलब्धि होगा मेरे लिए जी। एनीवे, ये देखिए, ये जो रेड फोर्ट में के विसिनिटी में जो ये बॉम्ब अटैक हुआ, तो ऐसा नहीं था कि वो वैक्यूम में हुआ। उसके पहले तमाम जो अखबार थे आपके, वो अहमदाबाद मॉड्यूल का और उसका फरीदाबाद मॉड्यूल का काफी हद तक वो अनरेवल हो चुका था। तो सबको अब तो यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाई वो एक प्री मैच्योर ब्लास्ट हो गया, जो भी था, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि अब ये छोड़ दीजिए कि मैं फॉर्चुनेट थे कि दे स्टम्बल्ड अपॉन दिस पोस्टर, और
ये हर चीज में होता है इन वॉर एंड इसमें यू हैव टू बी लकी। वैसे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अजमल कसाब अगर नहीं पकड़ा गया होता तो हिंदू टेरर का जो वो था स्क्रिप्ट वो बिल्कुल वो उसको ये लोग पुख्ता कर देते लेके। ठीक है, तो वो दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। आप सोचिए कहीं पर एक एटीएस रेड कर रहा है, कहीं पे एनआईए रेड कर रहा है, तो आपको ये तो दाद देनी होगी ना कि हमारे यहाँ बहुत जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन है। इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये किया कि ये डॉक्टरों का इतने सारे डॉक्टर, उसमें से 4 तो आपके कश्मीर घाटी से ही हैं, और आपने ये भी कहा कि इनको जो हिपोक्रेटिक ओथ जो दिलवाया जाता है इत्यादि इत्यादि, तो ये कोई नई बात नहीं है। आपको मैं बता दूं, एक प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट का कुछ साल पहले एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे ने उसका ये रिवील किया था कि जो 70% जो दुनिया में जो अटैक्स हुए हैं, जिहादी अटैक्स, वो दे हैव बीन कैरिड आउट बाय टेक्निकल ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो इसका कुछ लेना देना नहीं है। आप जो प्रोफेशन परस्यू करते हैं और आपका जो विजडम है उसमें कोई तालमेल नहीं होता है। बचपन के 10 साल में आपकी जो चरित्र का जो बुनियाद है वो रख दिया जाता है। अगर आपके चरित्र के बुनियाद में, बाकी तो प्रोफेशंस है, उसके ऊपर आप कुछ भी सुपर स्ट्रक्चर बना ले, फौजी का सुपर स्ट्रक्चर बना ले, आईपीएस का पूरे सुपर स्ट्रक्चर बना ले, आईएएस का सुपर स्ट्रक्चर बना ले, तो वो अपने आप में बड़ी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ एक इसका क्लिनिकल एनालिसिस कर रहा हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि डॉक्टर्स को रिक्रूट किया गया था टू बी सुसाइड बॉम्बर्स, सॉरी, आई डोंट एग्री। ये इनको सुसाइड बॉम्बर्स के लिए नहीं तैयार किया गया था। वो दूसरी बात है कि वो जो वहां पे नबी जो था वो उड़ गया और उड़ा दिया। सुसाइड बॉम्बर कोई और था? नहीं, मैं, अरे मेरी बात तो सुनिए ना, वो था वही था। मैं कह रहा हूं इनका रिक्रूटमेंट हुआ है केवल बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए। जो मोइजुद्दीन जो है अहमदाबाद में, अभी सब लोग 3000 उसकी एक्सप्लोसिव केजीज एक्सप्लोसिव की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ये बात, किरण बेदी मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह का वो राइसिन और जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर की जो वो तैयारी कर रहा था, वो पूरा, मतलब आप एक बात मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर इज मोर डेडली एंड मच चीपर देन अ न्यूक्लियर वेपन। इसको पुअर मैन्स न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। तो जब आपने उनको ठोक दिया, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर जो उनका जो ब्लफ था उसको कॉल ऑफ कर दिया, उसके बाद से इन्होंने ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर में, पर इन लोगों ने जो पाकिस्तान का मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट है और उसके साथ जो एसोसिएटेड जिहादी तंजीम्स हैं, दे हैव एम्बार्क्ड ऑन दिस रूट ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर। आप इसका अंदाजा लगाइए कि कितनी नफरत है साहब, कितनी नफरत है कि आप लोगों के पानी में, खाने में, प्रसाद में ये जहर आप डाल रहे हो। आप उसको एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के रूप में आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। इससे ज्यादा डायबॉलिकल क्या हो सकता है? और मेरी समझ में नहीं आता कि हाउ टू डिसअब्यूज दिस आइडियोलॉजी। इसका कैसे करें? दूसरा, इसमें सबसे बड़ा ये जो मॉड्यूल्स जो क्रैक किए गए हैं, जो बस्ट किए गए हैं, उसमें आप देखिए दूसरी चीज। अच्छा, मैं ये बायोलॉजिकल, तो इसका मैंने आपको बोला मोइजुद्दीन का, ये जो डॉक्टर साहब है शाहीन, शी इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है कि जिसमें अगर आपका दिमाग उल्टा काम करने लगे तो आप ये सब उल्टा काम कर सकते हो ना, यू कैन क्रिएट बायोलॉजिकल वेपन्स। तो इसलिए इनको रिक्रूट किया गया है। दूसरा है ये जो शाहीन जो है, ये जैश मोहम्मद की विमेन्स विंग, जमायत मोमिनत की ये सदस्य हैं। अब आप बताइए कि मैं मान सकता हूं
मसूद अजहर का जो की बहन इसको लीड कर रही है, उसका जो बहनोई था यूसुफ अजहर, उसको हमारे मिसाइल ने उसका काम तमाम कर दिया था। तो उसमें एक बदले की भावना है, लेकिन उसकी बदले की भावना हो सकती है हमारे अंदर में बाकियों के लोगों को अंदर कि ये नफरत कहाँ से उनको कि बदले की भावना है भाई, बिल्कुल कि आप बिल्कुल यू गो बहुत एंड जॉइन बहुत द बड़ा वुमेन्स सवाल ब्रिगेड। हाँ, बहुत बड़ा सवाल आपने तो उठाया है। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, दो मेहमान और जुड़ गए, उनको उनको मैं शामिल कर लेता हूं चर्चा में, फिर आपके पास आऊंगा। आरएसएन सिंह साहब, बहुत दिलचस्प और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, इस पर हर किसी को सोचने की जरूरत है। यहाँ पे विजय शर्मा साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। विजय शर्मा साहब, ये तो जो अभी कह रहे थे आरएसएन सिंह साहब, वाकई बहुत ही गंभीर और मतलब दिल दहलाने वाली बात है कि इतनी नफरत कैसे आ सकती है। किसी के प्रसाद में जहर मिला दे, किसी के खाने में जहर मिला दे, किसी के पानी में जहर मिला दे। ये तो मतलब जैसा इन्होंने कहा कि हमने उनके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया, उसका एक कहीं दुष्परिणाम तो नहीं है? देखिए लक्ष्मण जी, आरएसएन सिंह साहब एक देशभक्त हैं और ऑफिसर रहे हैं, और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत अच्छे से इन्होंने बात रखी और बड़ी गहराई की बातें रखते हैं और इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, और मैं इनकी बातों से 100% सहमत हूँ। लेकिन ये मॉड्यूल जो है, इसको पनपाते कौन है? हमारे लोग। अभी कुछ चंद घंटे हुए हैं, उनके वहां मरहम लगाने की जरूरत थी, और कैसे बॉम्बे में अबू आजमी कैसे कहते हैं निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। आप उस तरफ करण बेदी जी बोल रही थी, मैं तो ये मांग करूंगा कि ऐसे लोग हैं मौजूद जो उनको निर्दोष बनाने में तुलाए हैं, और तमाम पार्टियों के, चाहे वो एसपी समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सारे खड़े हो गए एक साथ में निर्दोष लोग। और गजब तो तब हो गया है, वो कहते हैं कि इसमें सर्वदलीय बैठक बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए। अरे भाई बताइए, 1980 से लेकर 2014 तक कभी ऐसी हुई है क्या? क्या जांच एजेंसियां बैठ के ये बताइए हम क्या जांच कर रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और मैं तो अपनी जांच एजेंसियों को साधुवाद देना चाहता हूं, गर्व करता हूं मैं उनके ऊपर। उन्होंने सैकड़ों हजारों निर्दोष भारत के जो नागरिक हैं उनको बचा लिया। ये बहुत बड़ा एक नहीं है। मैं आपको कुछ इसके आंकड़े देना चाहता हूं। देखिए 15 सितंबर को सहारनपुर यूपी में किस तरह से एक आतंकवादी पकड़ा जाता है, और उसके 4000 मोबाइल फोन के ऊपर उसके कांटेक्ट थे और उसके हैंडलर पाकिस्तान में थे। उसके बाद में 9 अक्टूबर को जालंधर में 2.5 किलो आरडीएक्स के साथ पकड़े जाते हैं आतंकवादी। 17 अक्टूबर को सज्जाद और तौफीन यूपी और महाराष्ट्र से पकड़े जाते हैं। 24 अक्टूबर को किस तरह से आईईडी बनाने वाले पकड़े जाते हैं। 28 अक्टूबर को अलकायदा के आईएसआई का जो जुबैर आतंकी, वो अरेस्ट किया जाता है। 7 नवंबर को जालौर में वो जो मौलवी था उसको पकड़ा जाता है। तो ये 10 नवंबर को आपने देखा कि इतनी भारी मात्रा में जो शिक्षा के मंदिर हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि अल फलाह का मतलब हिंदी, मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो परम कल्याण होता है। ये कौन सा परम कल्याण है जो निर्दोष नागरिकों की हत्या करना चाहते हैं? और इस तरह से जो हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि डॉक्टर दूसरा भगवान होता है, और वो डॉक्टर लोगों की सैकड़ों की संख्या में जान लेना चाहते हैं। इस तरह से देश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और हमारी विपक्षी पार्टियां बजाय इस पे विजय शर्मा साहब, पी चिदम्बरम साहब का बड़ा बयान आया है। वो कहते हैं कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो भारतीय नागरिकों को, यहां तक कि शिक्षित व्यक्तियों को आतंकवादी बना देती हैं। अनुमा आचार्य जी, ये कौन सी परिस्थितियां आपके हिसाब से हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि पहली बार जब आप मेरा नाम लेंगे तो मुझे विंग कमांडर अनुमा आचार्य बोलेंगे। मैं सेनाओं में मैं रही आपका हूँ। नाम लिया था, हाँ, मैं आपका नाम लिया था, विंग कमांडर इंट्रोड्यूस किया था, शायद आप सुन नहीं पाए होंगे। फिर से मैं दोहरा दूं कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी। जी जी, तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा ये बैकग्राउंड है तो मैं यहाँ पर किसी भी तरह की अटकलबाजी पे बात नहीं करूंगी। मैं आपसे जो बात करूंगी वो उस संवेदनशीलता के साथ करूंगी जो हमारे 13 नागरिकों की जो हत्या की गई है, और ये रिपीट मोड में चीजें हो रही हैं। कोई यहाँ सेक्रेड काऊ या छुई मुई नहीं है। अगर आप सरकार में हैं तो जवाबदेह हैं। अगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले के बाद उसी शाम बैठक बुला सकते हैं सर्वदलीय, तो ये किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए कि देश के सभी लोगों को एक पेज पर लिया जाए। कांग्रेस एक बेहद जिम्मेदार विपक्ष के रूप में है, और हमने बार बार जब भी इस तरह के आतंकवादियों के हमले हुए हैं,
हमेशा सरकार की तरफ खड़े रहे हैं, लेकिन जब हमने सर्वदलीय बैठक की बात की है तो इस पे आपत्ति क्यों होना चाहिए? इस पूरे संसद में हर तरह के लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार से कहां कोताही हुई। हमने पुलवामा के बाद जब श्वेत पत्र मांगा, नहीं दिया। हमने अभी पहलगाम के बाद उसकी रिपोर्ट के बारे में बात की, नहीं दी। सर्वदलीय बैठक हुई लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं आए। क्या प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि उनका स्तर बहुत ऊंचा है कि वो सांसदों से बात नहीं करेंगे? आप कहां ले जा रहे हैं? संवेदनशीलता क्यों नहीं है? बार बार हमारे देश को क्या हम भूल जाएं? हम पुलवामा भूल जाएं, है ना? हम पहलगाम भूल जाएं, हम इंटरनली बालासोर जैसी दुर्घटनाएं भूल जाएं, हम मोरबी भूल जाएं, हम सब भूल जाएं। सरकार से सवाल नहीं पूछे क्योंकि सरकार छुई मुई है। सरकार को केवल चुनाव लड़ना आता है, तभी वो बहुत आक्रामक होती है, तभी 56 इंच कहती है। उसके बाद जब आपकी कोताहियों पर सवाल होते हैं, अरे कम से कम ये तो बताइए कि कैसे आता है 300 किलो आरडीएक्स, वहां आता है, यहां आ गया है 3000 किलो। एक गुजरात एटीएस से कहानी चल रही है। मैंने पूरे आपसे बात करते समय, आपने मुझे बहुत देर में समय दिया, तो मैंने पीआईबी की सारी विज्ञप्तियां निकाल कर देखी और मैंने देखा गृह मंत्रालय की तरफ से कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, क्षमा कीजिएगा, वर्दी पहनी है मैंने, तो मैं ये अटकलों पे नहीं जाऊंगी सूत्रों के हवाले से, फलाने के हवाले से। मैं केवल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या हमारे देश की संसद या हमारे रक्षा मंत्रालय, इनकी विज्ञप्तियों पे भरोसा करती हूं। यहां वहां से अटकलें करके अपने को अगर डिबेट करना है, सॉरी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं इतनी असंवेदनशील नहीं हूं। मुझे ये बताना पड़ेगा कि आज ये जरूरी है कि जिनके हाथों में देश की सुरक्षा, उसे क्यों बचाया जा रहा है? गृह मंत्री विजय शर्मा जी संक्षिप्त में जवाब दीजिए विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी का। लक्ष्मण जी क्या मैं देखिए अनुमा जी आपके पास आ रहा हूं। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लूं विजय शर्मा जी से, फिर आपके पास आता हूं। बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब दूंगा। इन्होंने सर्वदलीय बैठक का किया 26, आप मुझे अनुमा जी जवाब दे दीजिए 26/11 पे कौन सी सर्वदलीय बैठक हुई थी? मैं चुनौती देता हूं आपको, मैं बताता हूं। आप रुकिएगा बीच में, अनुमा जी मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं। एक तरफ आप कहती है मैं फौज की ऑफिसर रही हूं और आपको अनुमा जी 1 मिनट सुन लेते हैं। अनुमा जी सुन नहीं जाएंगे, प्रवक्ता आप हैं, प्रवक्ता मैं हूं। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। अनुमा जी 1 मिनट सुन लेते हैं। जवाबदेही के लोग हैं, अंदर करना चाहती है, आप जवाब सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं। अनुमा जी आप सुन लीजिए, आपकी बात सुनी गई। अनुमा जी आप सुन लीजिए। लक्ष्मण जी, विजय शर्मा जी, प्रोग्राम में दिखना चाहिए कि आप देश के लोगों के प्रति संवेदनशील है या कुछ भी बात चल रही है। सुन तो लीजिए, चुप कराइए, ये कौन सा मतलब हुआ? अनुमा जी आप सुनेंगी नहीं तो कैसे आप जवाब देंगे? आपको सुनना होगा ना किसी को। सुनिए, फिर आपको मौका देंगे। आप बोल रही थी तो आपके बीच में तो किसी ने नहीं बोला, तो आप मत बोलिए, तभी तो आप सुनेंगे, उनको सुनेंगे तभी आप अच्छे जवाब दे पाएंगे। मौका दीजिएगा, उनका हुआ फिर बिल्कुल मौका दूंगा। नहीं, आपको मौका दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत। पहले उन्होंने बोला तब मैं चुप रही, उन्होंने फिर मैंने बोला, अब वो बोल रहे हैं, आप शुरू तो लीजिए, आप पहले सुनेंगे तब तो उनको बोलने दीजिए, तब तो आपको मौका दूंगा मैं। सुन रही हूं लेकिन मुझे मौका दो। लक्ष्मण जी इतनी गंभीर चर्चा, इतने सीनियर लोग बैठे हुए हैं, इतने विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और इस तरह से हल्की बातें करना शोभा नहीं रहा। चलो मैं अपनी बात पे चलता हूं, स्पेसिफिक जवाब देता हूं। 26/11 पे आप मुझे बताइए कौन सी सर्वदलीय बैठक थी? 12/7/2006 को सीरियल लोकल ट्रेनों में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं बॉम्बे के अंदर, वो लोग छूट जाते हैं। कहां है भाई असली गुनहगार, बताइए आप मुझे। दूसरी मालेगांव के अंदर जहां सॉइल टेस्ट होता है, पता लगता है कि विस्फोटक यहां बनाए गए थे, उनको छोड़ करके किस तरह से संघ के पदाधिकारियों को फंसाने का काम किया और समझौता एक्सप्रेस में किस तरह से संघ को बदनाम और फंसाने के लिए नागौरी ने किस तरह लाइन में जवाब दिया और जवाब कम, सवाल ज्यादा पूछे। मैं अनुमा आचार्य जी के पास जाऊंगा, इसका रिएक्शन 5 सेकंड। अजीत वर्णी, किरण बेदी मैम के पास जाना, उनको निकलना करने दिग्विजय सिंह पहुंच जाते हैं और आरएसएस पे दोष मरते हैं। ये बॉम्बे में जो ये सब कुछ हुआ ये आरएसएस का है, ये इनकी कथनियों करनी है, ये करते हैं।